स्टूडेंट्स, हम लोग आज एसी फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम लोग पीछे से अगर ध्यान दिया जाए तो हमारा जो कि मशीन का टॉपिक हो या फिर पावर सिस्टम हो, कोई भी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो मेनली सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो एसी से स्टार्ट होता है। क्योंकि हर एक टॉपिक जैसे पावर फैक्टर हो जाए या फिर हम लोग मशीन में कोई फेजर डायग्राम खींचे या मशीन का मेनली जो बहुत सारे फेजर्स हैं जो कि पूरी की पूरी जो टॉपिक है वो एसी फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि एसी जिसको हम लोग बेसिकली जो बेसिक हमारा जो बेसिक होता है उसके अंतर्गत जो हमारा एसी फंडामेंटल होता है ये आता है। और ये जो चैप्टर है अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग को बार बार क्या डिस्टर्ब करता है, हम लोग देखे हैं कि फेजर डायग्राम सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। कि कब ये होता है कि कब करंट लीड करेगी, कब लैग करेगी, किसी को ये प्रॉब्लम है पावर फैक्टर कब लैग करता है कब लीड करता है। तो इसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज होते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज को प्रॉपरली बहुत ही बेसिक ढंग से और क्लियरली इसको हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एसी के बारे में जानते हैं, हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं और हम लोग व्यवहारिक रूप से सभी लोग देखे भी हैं। और एसी के बारे में या एसी को आप लोग पढ़े भी होंगे या आप लोग देखे भी होंगे कि व्यवहारिक रूप से एसी का उपयोग, जैसे आप मान लीजिए आप घरों में देख रहे हैं कि हम लोग बार बार ये कहते हैं कि एसी है, ये डीसी है, ये तो हम लोग इसमें जैसे बेसिक अगर हम लोग बात करें तो एसी का मतलब क्या है। एसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो ये प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है कि चाहे वो प्रत्यावर्ती धारा कहें या प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहें, जो भी कहें हम लोग ये ध्यान रखें प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती का मतलब कि प्रत्येक आवर्त के बाद, यानी प्रत्यावर्ती मतलब प्रत्येक आवर्त के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी धारा या वोल्टेज जो प्रत्येक आवर्त के बाद अपने मैग्नीट्यूड को, अपने आयाम को समय के अकॉर्डिंग जीरो से कभी मैक्सिमम, कभी जीरो, कभी मैक्सिमम, कभी धनात्मक में कभी ऋणात्मक में प्रेडिक्टली अगर शिफ्ट करती है तो ऐसी धारा या वोल्टेज को हम लोग अल्टरनेटिव करंट या अल्टरनेटिव वोल्टेज कहा जाता है। तो आप लोग देखे होंगे, बार बार आप लोग देखे होंगे कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आपको मिलता है। ऐसे आप लोग देखे होंगे, ऐसे आपको दिखाया जाता है। या मान लीजिए ये करंट हो या फिर वोल्टेज हो, कोई भी हो सकता है, धारा या वोल्टेज इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये प्रेडिक्टली हमेशा ये शिफ्ट करता रहता है, हमेशा एक निश्चित आवर्त के बाद ये बदलता रहता है। जैसे सपोज करिए हम लोग मान लीजिए कि हमारा ये टाइम है, मान लीजिए आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हमारा ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ऐसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग कि एक्स अक्ष पे हम लोग समय को दिखा रहे हैं और वाई अक्ष पे हम लोग मान लेते हैं कोई भी मैग्नीट्यूड हो, चाहे धारा की हो चाहे वोल्टेज की हो, हम लोग मान लेते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले ये देखिए जीरो से स्टार्ट हुआ, ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इस बिंदु से स्टार्ट हुआ और यहां से ये बढ़ता हुआ मैक्सिमम पहुंचा। मैक्सिमम के बाद पुनः फिर 0 आया, ये धनात्मक हाफ साइकिल कही जाती है। और जस्ट इसके बाद इस बिंदु के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया तो ये भी देखिए ध्यान से यहाँ पे भी ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर धनात्मक गया पुनः फिर ऋणात्मक दिशा में डायरेक्शन आया और ये पॉजिटिव और हमने इसको माने ये ऋणात्मक हाफ साइकिल है। तो ये आप लोग देखिए धनात्मक फिर ऋणात्मक और इसके बाद फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि प्रत्येक आवर्त के बाद जो भी क्वांटिटी होगी वो हमेशा शिफ्ट करती रहेगी, हमेशा चेंज होती रहेगी और ये प्रक्रिया चलती रहती है। और ऐसी प्रत्यावर्ती या आप कह सकते हो वह धारा या वोल्टेज जो समय के अकॉर्डिंग अपने आयाम को, अपने मैग्नीट्यूड को, अधिकतम मान को हमेशा बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती राशियां या प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि जनरल यूज क्या है इसका। जैसे अल्टरनेटिव करंट का जनरल यूज कहाँ पे होता है?
तो आप लोग देखे होंगे कि हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है वो हमारा कैसा होता है, तो आप देखे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बनता है हमारा काफी स्ट्रांग होता है और हम लोग जनरली इसका यूज हम लोग करते हैं। अब ध्यान रखिए ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिव करंट का प्रॉपरली जो हम लोग यूज करते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका इंपॉर्टेंट, लेकिन डीसी का भी कुछ अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे और ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर होता है कि जो डीसी का जो हम लोग उपयोग करते हैं, जनरली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो, इन सारी चीजों में हम लोग एसी का यूज करते हैं कि डीसी का यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे चाहे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस हो, इन दोनों प्रोसेसों में हम लोग डीसी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जनरली याद रखेंगे कि एसी का जब भी हम लोग जनरेशन करते हैं, जब भी हम लोग जनरेशन, याद रखिएगा जनरेशन उत्पादन, तो उत्पादन जब भी हम लोग करते हैं एसी का, जब भी उत्पादन किया जाता है तो हाई वोल्टेज पे तो किया जाता है, ये तो कंफर्म है। उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पावर सिस्टम में काफी डिस्कस करेंगे कि मेनली इसका यूज होता है कि हाई वोल्टेज पे करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि लॉसेस कम हो, रेगुलेशन अच्छा हो, ये सारी चीजें, बहुत सारे इसके प्रॉफिट हैं, कास्ट भी कम लगता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये ध्यान रखेंगे अगर हम लोग अगर डीसी की बात करते हैं तो डीसी का हम लोग देखेंगे कहीं इसका जनरेशन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा डीसी का कहीं भी अगर आपसे कोई भी पूछे क्या डीसी का जनरेशन किया जाता है, तो डीसी का हम लोग जनरेशन नहीं करते हैं। मेनली जो डीसी को हम लोग जब भी बनाना होता है तो एसी के द्वारा ही हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं और रेक्टिफिकेशन करके डीसी को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एसी के द्वारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बनाते हैं, यह मैग्नेटिक फील्ड प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद बदलती रहती है, धनात्मक ऋणात्मक, जैसे आप लोग देखे हैं। सेम उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई भी मैग्नेट, अगर हम मान लीजिए सपोज करिए हमने कोई भी ऐसे कोई भी फील्ड बना लिया, मैंने याद करिए मशीन में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इसके ऊपर अगर मान लीजिए हम लोगों ने कोई टर्न्स लपेट दिया, कोई भी पोल हमने बनाया और उसके ऊपर फेरा लपेट दिया, अगर फेरा लपेट देते हैं, अगर इसके अंदर अगर एसी धारा प्रवाहित कर दे, अगर एसी धारा प्रवाहित कर दे, इसके द्वारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, सपोज करिए नॉर्थ है और ये साउथ है, तो प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, इसकी ध्रुवता बदलती रहती है। याद रखिएगा इसको हम लोग वहां यूज नहीं करेंगे जहां हमें फिक्स मैग्नेटिक फील्ड बनाना होगा। अगर जहां हमको चाहिए कि नहीं भाई जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है एकदम फिक्स रहे, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, डीसी सिस्टम का यूज करेंगे। लेकिन जहां अगर आप सपोज करिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड जहां बदलती होगी वो हमारा कौन सा होगा, तो एसी की मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी। डीसी के याद रखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं, याद रखिए जैसे मशीन में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। मशीन में जैसे याद करिए अल्टरनेटर हो या फिर आप कह सकते हो हमारा सिंक्रोनस मोटर हो, इन दोनों चीजों में ध्यान रखिएगा इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखते हैं, ध्यान रखिएगा जैसे हम लोग बनाते हैं ना, ऐसे इस तरह से हम लोग बनाते हैं, इस तरह से कुछ याद करिए, ऐसे हमारा ये रोटर होता है, ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे फेरा लपेटते हैं और यहाँ याद करिए डीसी सप्लाई देते हैं। तो यहाँ मेनली डीसी सप्लाई देने का मतलब ये होता है कि यहाँ की जो पोलैरिटी बने वो कैसी बने, फिक्स बने। अगर वहां की पोलैरिटी अगर फिक्स होती है तो हमारा जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो फिक्स होता है और ये कभी चेंज नहीं होता है। तो याद रखिए अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करे कि अगर कोई डीसी मोटर है, अगर सिंक्रोनस मोटर है या अल्टरनेटर है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, वो डीसी सिस्टम के द्वारा, या आप कह सकते हो डीसी जनरेटर के द्वारा, या आप कह सकते हो अगर उसमें भी नाम पूछे तो आप कह सकते हो डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर के द्वारा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जाइज करते हैं। ठीक है, तो ये अपना विशेष महत्व है, एसी का अलग डीसी का अलग। ये थोड़ा सा इसका कंपेरिजन हमने कर दिया ताकि आपके दिमाग में रहे कि एसी की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बदलती रहती है, या आप कह सकते हो पोलैरिटी शिफ्ट करती है, जबकि डीसी की एक जो पोलैरिटी बनती है वो फिक्स पोलैरिटी बनती है। ठीक है, अब इधर हम लोग ध्यान देंगे कि जो एसी है इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग जो एसी के लिए हम लोग जो मान लीजिए वोल्टेज या करंट का जो भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं कुछ इस ढंग से बनाते हैं। यहाँ हमारा समय होता है, ध्यान रखिएगा ये समय होता है इस वाले अक्ष पे, और इस वाले अक्ष पे हम लोग वाई डैश मान लेते हैं। सपोज करिए
जो हमारा ये वाला जो अक्ष होता है, ये इस अक्ष पे हम लोग धारा या वोल्टेज, ध्यान रखेंगे, धारा या वोल्टेज को हम लोग इस पे डिनोट करते हैं। वाई या वाई अक्ष पे हम लोग धारा या वोल्टेज को हम लोग दिखा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इस ग्राफ में देखिए सभी लोग ध्यान से, अगर इस बिंदु मान लीजिए ओ पॉइंट है, मान लीजिए कोई ओरिजिन बिंदु ओ है, इस बिंदु पे हम लोग बात करते हैं, तो इस बिंदु पर धारा ले या वोल्टेज ले, कोई एक वैल्यू आप ले लीजिए। आपको सोचना है, आप चाहे धारा लीजिए चाहे वोल्टेज लीजिए। इस बिंदु पे ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु से अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए यहां से ये ग्राफ देखिएगा, यहां से हम लोग इसको बोलते हैं धनात्मक अर्धचक्र, धनात्मक अर्धचक्र। यहां से लेकर ये पूरा पॉइंट याद रखिएगा, ये पूरा, इसको कहेंगे धनात्मक अर्धचक्र। और जस्ट इस बिंदु के बाद ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु के बाद यहां तक ये हम लोग मान लेते हैं ऋणात्मक अर्धचक्र। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल इसको कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा अल्टरनेटिव करंट या वोल्टेज है, जीरो बिंदु से, या आप कह सकते हो जीरो से स्टार्ट हुआ मैग्नीट्यूड, यहां से अधिकतम मान को गया। याद रखिएगा, ये वैल्यू जो पॉइंट है हमारा, यहां से ये वैल्यू, इसको हम लोग पिक वैल्यू या अधिकतम मान कहा जाता है, चाहे वो धारा हो या वोल्टेज हो। ये डायरेक्शन कौन सा है? धनात्मक चक्र है, तो धनात्मक दिशा का यह अधिकतम मान है। सेम उसी तरह से जो ऋणात्मक डायरेक्शन है, उसी दिशा में ये वैल्यू सबसे पिक बिंदु पे हमारा, तो इसको हम लोग कहेंगे ऋणात्मक चक्र का सबसे अधिकतम मान। तो याद रखिए, जहां भी हम लोग अधिकतम मान की बात करते हैं, तो हम लोग धारा हो या वोल्टेज, उसको हम लोग इस तरह से आई मैक्सिमम या वी मैक्सिमम से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं धारा का अधिकतम मान, इसको कहते हैं हम लोग वोल्टेज का अधिकतम मान। ध्यान रखेंगे। तो याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आई के नीचे ऐसे अगर कोई भी डिनोट किया गया होगा, तो उसको हम लोग जानेंगे कि वह मैक्सिमम वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है। फिर इसके आगे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए कोई भी हमारा सिग्नल है, या हम कह सकते हैं धारा या वोल्टेज का जो समीकरण या जो ग्राफ बना हुआ है, जो वेव डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, कोई भी सिग्नल इस बिंदु से प्रारंभ होकर यहां तक पहुंचा है, यहां तक हाफ साइकिल है, और इसके जस्ट आगे भी हाफ साइकिल है। तो ध्यान रखेंगे, प्रत्येक जो अर्ध चक्र होता है, या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, कोई भी हो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, ध्यान रखिएगा, ये पूरा अर्ध चक्र हमेशा याद रखेंगे 180 डिग्री, या आप कह सकते हो पाई रेडियन होता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक हाफ चक्र, प्रत्येक हाफ साइकिल 180 डिग्री, या आप इसको रेडियन में कहेंगे तो पाई रेडियन होता है। ध्यान रखिएगा, कोण को आप चाहे रेडियन में मापिए चाहे अंश में मापिए, दोनों सही है। 180 डिग्री में कहेंगे, अंश में कहेंगे, और रेडियन में पाई रेडियन हम लोग इसको बोलेंगे। सेम उसी तरह से इस बिंदु के बाद ध्यान रखिए, जब यहां से ये चला है, ये तो पाई हो गया, तो जस्ट इसके आगे भी तो सेम उसी तरह से है, सेम जैसे ये साइकिल है वैसे ये है, बस अंतर क्या है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो सेम उसी तरह से जो ऋणात्मक वाला जो चक्र आएगा, ये भी यहां से यहां तक कितना 180, या यहां से यहां पाई, या आप यहां से यहां पूरा कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई, और यहां पाई में नहीं कैलकुलेट करेंगे तो आप कह सकते हो कितना डिग्री, 360 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरा चक्र, ध्यान रखिएगा, आधा चक्र ये, आधा चक्र ये, तो ये पूरा जो चक्र हमारा बनेगा, ये पूरा चक्र हमारा बन जाएगा कितने डिग्री का, 360 डिग्री, या 2 पाई रेडियन का हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, ये तो आपको पता चला कि ये पूरा इतने का बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन हो यहां से,
अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये बताइए कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है, देखिए ध्यान से, ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितने पाई पर या कितने कोण पर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू यहां से यहां तक तो पाई है, 180 डिग्री यहां से यहां तक है, लेकिन ये मैक्सिमम है तो बीचों बीच है, और जब बीचों बीच है तो ध्यान रखिए इस कोण का भी तो आधा हो जाएगा, सेम उसी तरह से कितना हो जाएगा, अगर रेडियन में करना है तो π/2 या अंश में करना है तो 90 डिग्री। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। यानी कि अगर धनात्मक दिशा का अधिकतम मान की बात करें तो π/2 या 90 डिग्री, ध्यान रखेंगे हम लोग। सेम उसी तरह से अगर ऋणात्मक दिशा की बात करें तो सेम उसी तरह से सेम फार्मूला, देखिए यहां से ये पाई है, यहां से यहां तक भी पूरा अगर बात करें तो यहां से 180 आएगा यहां से यहां तक, और पूरा 360। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अब ये पाई है, यहां से यहां तक भी पाई था, उसका आधा तो यानी π/2, तो पाई में π/2 अगर हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करिए, आ जाएगा 3/2 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग पाई में बात करें तो 3/2 पाई आएगा, या फिर अगर कोण में बात करें सेम देखिए 180 और यहां से 90 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 270 डिग्री, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऋणात्मक दिशा का अधिकतम मान आपका कोण में पूछा जाए 270 डिग्री पे, या पाई में पूछा जाए तो 3π/2 रेडियन पे हमें प्राप्त हो जाएगा। ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस पूरे में आप एक बार पूछ लेंगे, एक वर्ड आपको मिलेगा, ये बताओ कि आवर्त क्या क्या होता है, आवर्त काल, जिसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल टी से। ध्यान दीजिएगा, आवर्त काल क्या होता है। तो आवर्त काल की परिभाषा होती है कि कोई भी धारा या वोल्टेज का जो भी हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, धारा या वोल्टेज का जो भी हम लोग बनाए हुए हैं, ये पूरा हमारा ये पूरा धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र जो बना हुआ है, इसका चाहे कोई भी सिग्नल हो, धारा ये जरूर नहीं केवल अल्टरनेटिव का हो या फिर कोई केवल यही, कोई भी सिग्नल होगा, ध्यान रखेंगे पूरे एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना भी समय लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में, यहां देखिए यहां से यहां तक ये पूरा एक साइकिल हो गया, आधा आधा मिला, आधा अर्धचक्र आधा अर्धचक्र, कुल मिलाकर पूरा अर्धचक्र। ध्यान रखेंगे आवर्त काल का मतलब होता है कि कोई भी धारा या वोल्टेज का जो भी समीकरण है या जो भी सिग्नल है, एक पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में जितना भी समय लगता है, हम लोग इसको बोलते हैं आवर्त काल। और ध्यान रखिएगा आवर्त काल को दिखाते हैं कैपिटल टी से। अगर आपसे कोई भी इसका अगर मात्रक कह दे, याद रखिए समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो मेनली इसको हम लोग सेकेंड में डिनोट करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से हम लोग एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग कहते हैं। और याद रखिए बहुत सारा ये पॉपुलर है कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और ये क्वेश्चन बड़ा आसान आता है कि भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी, लगभग सबका आंसर सही होता है, 50 हर्ट्ज माना जाता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है हमारा। तो ध्यान रखिए आवृत्ति क्या होती है, तो आवर्तकाल और आवृत्ति को कोरिलेट किया जाएगा कुछ देर बाद। ध्यान रखेंगे आवृत्ति का मतलब, दोनों को पहले बार समझिए, आवर्तकाल का मतलब कि पूरे एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा समय, वो आपको कौन सा है, आवर्तकाल। आवृत्ति क्या होती है, तो आवृत्ति का मतलब होता है कि पूरे ये जितना, आप देखिए ध्यान से, ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में, यानी कि एक साइकिल पूरा लगाने में, या पूरा एक आधा धनात्मक और आधा ऋणात्मक जो भी हमारा सिग्नल कर रहा है, ये पूरा एक सेकेंड में, ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या बोला जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। दोनों को समझिएगा, एक सेकेंड में किए गए या लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आवर्तकाल क्या कहते हैं, आवर्तकाल क्या होता है कि आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा समय, ठीक है, ये ध्यान देंगे हम लोग। अब इधर ध्यान देंगे हम लोग, एक क्वेश्चन है आपका कि ये बताओ आप कि आवर्तकाल तथा आवृत्ति
में क्या रिलेशन होता है? सभी लोग सोचिए इसको कि आवर्त काल को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल टी से और आवृत्ति को दिखाते हैं एफ से। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है? ध्यान रखेंगे हम लोग कि आवृत्ति को अगर आपसे कोई पूछ दे इसका जो मात्रक क्या होता है तो हर्ट्ज होता है। ध्यान रखेंगे इसको हम लोग दिखाते कहते हैं तो ऐसे दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी इसकी परिभाषा ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे आवर्त काल की परिभाषा होती है कि देखिए ये पूरा साइकिल को करने में लगा समय, यानी कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा समय, वो आपका आवर्त काल हो गया। और आवृत्ति क्या है कि 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या। अब सोचिए इसको थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए हम एक बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई भी सिग्नल है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज, सिंपली आप मान लीजिए। तो 50 हर्ट्ज है, इसका क्या मतलब है? 50 हर्ट्ज से इसका मतलब यह है कि हमारा, देखिए ध्यान से, ये जो है हमारा ये सिग्नल है, कोई भी सिग्नल है वह 1 सेकेंड में ये 50 बार चक्कर लगा रहा है। 50 बार, जैसे एक बार एक चक्कर लगाया हुआ है, सेम उसी तरह से अगर सपोज करिए मैं आपसे ये कह दूं कि कोई भी सिग्नल है उसकी आवृत्ति 1 हर्ट्ज है। 1 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि ये 1 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब जब 1 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है, अगर आवृत्ति 1 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल भी 1 हर्ट्ज होगा, क्योंकि 1 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि किसी भी सिग्नल की जो आवृत्ति है 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है? तो 50 हर्ट्ज का मतलब यह है कि कोई भी सिग्नल हमारा कुछ इस तरह से, सपोज करिए ऐसे, मान लीजिए कह रहा है आपसे कोई कि 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब कि ये 1 सेकेंड में हमारा ये 50 बार चक्कर लगा दे रहा है, ऐसा हमारा कोई सिग्नल है। और जब 1 सेकेंड में जब 50 बार चक्कर लगा दे रहा है तो हमारी आवृत्ति कितनी हो गई? 50 हर्ट्ज हो गई। ठीक है, तो अब आवर्त काल क्या होता है, थोड़ा सा कोरिलेट करिए दोनों को। तो आवर्त काल का क्या मतलब है? पूरे एक साइकिल में लगा समय। आप सोचिए इसको कि एक साइकिल में, या आप कह सकते हो एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्त काल, और आवृत्ति 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या। जैसे मालूम ऐसा आप कह सकते, देखिए सोचिए, आप कह सकते हो क्योंकि 50 चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 1 सेकेंड, ये आपकी क्या है? हमारी आवृत्ति है। ऐसे है हमारा, ध्यान देंगे हम लोग। आवृत्ति और आवर्त काल का हम लोग रिलेशन निकाल रहे थे। आप कह सकते हो, सपोज करिए 50 हर्ट्ज की कोई आवृत्ति है, आप कह सकते हो कि चूंकि 50 चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 1 सेकेंड, तो आप कह सकते हो कि एक चक्कर लगाने में समय, आप कह सकते हो ना 1/50। ध्यान दीजिएगा, 1/50। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक चक्कर जब ये लगा रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त काल। तो इसको आप कह सकते हो आवर्त काल टी, और हमारा 1/50, और ये 50 है क्या हमारा? ये क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी। तो आप कह सकते हो 50 की जगह फ्रीक्वेंसी आप रख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आवर्त काल टी बराबर आया आपका 1/f। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आवर्त काल और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ध्यान रखिएगा। एक और यहां से पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि आवर्त काल, ऐसे याद रखिएगा, ऐसे आता है आवर्त काल, ऐसे लिख देता है, डॉट डॉट ऐसे कर देता है, बराबर लिखता है 1। तो याद रखिएगा कि आवर्त काल में अगर हम लोग आवृत्ति का अगर गुणा कर दें तो आ जाएगा आपका 1। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आवर्त काल और आवृत्ति दोनों का अगर मल्टीप्लाई होता है तो आता कितना है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सिग्नल हो, अगर आपको आवर्त काल दिया हो तो आवृत्ति निकाल सकते हो, अगर आवृत्ति दिया हो तो आप आवर्त काल भी निकाल सकते हो। सिंपली जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक सिग्नल है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो आप उसका आवर्त काल कैलकुलेट करिए। तो जल्दी से करिए सभी लोग। तो अगर कोई सिग्नल 50 हर्ट्ज है तो उसका आवर्त काल क्या होगा? तो उसका आवर्त काल आप सिंपल यहां से आप निकाल सकते हो। जैसे आप निकालिए f, आपको पता है कि t बराबर होता है 1/f, और f का मान है आपका 50, भाग दीजिए आएगा 0. सॉल्व करिए इसको, भाग दीजिए 0. करिए इसको सॉल्व करके,
घटाइए इसको 0. करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका 0.02 सेकेंड। अब इधर इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, सभी लोग इस पे ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा आवर्त काल को भी हम लोग इस ग्राफ पे डिफाइन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा ये जो सिग्नल है चाहे धारा का हो या वोल्टेज का हो, ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक तो आपको पता है ये पूरा कितना है भाई, आपको होगा कैपिटल टी, और कैपिटल टी का मतलब आवर्त काल। यहां से पूरा एक सिग्नल के लिए ध्यान दीजिएगा, जब इस पूरे के लिए धनात्मक है और इधर ऋणात्मक है, इस पूरे के लिए यहां से कैपिटल टी है तो आधा के लिए कितना हो जाएगा, फिर आप कह सकते हो कि इसका आधा कितना हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। ध्यान देंगे हम लोग, ठीक। सेम उसी तरह से इसके लिए ध्यान देंगे, जहां मैक्सिमम वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए ध्यान देंगे हम लोग सेम उसी तरह से। अब इसका भी आधा, इसका आधा करेंगे कितना हुआ, T/4। तो एक क्वेश्चन यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई कह दे कि कोई प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज है, इस प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का वह समय निकालिए जिस समय धारा या वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करता है, तो वह आवर्तकाल कितना है भाई, तो वह आपका T/4 है। देखिए ध्यान रखेंगे ये धनात्मक की बात हो रही है। अगर सेम उसी तरह से अगर हम लोग ऋणात्मक की बात करें तो सेम ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक साइकिल तो हमारा यहाँ पे है, इसके लिए भी तो हम लोग निकाल सकते हैं आवर्तकाल। निकालिए, इसको कैलकुलेट करिए। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां से यहां तक कितना है, कैपिटल टी है, तो सेम यहां से कितना है, आधा T/2 है। तो ध्यान दीजिएगा, जब T/2 यहां से यहां तक है और T/4 यहां है, तो सिंपल सा है कि T/4 ये भी होगा हमारा, इतना सा T/4 होगा। लेकिन यहां से यहां तक अगर हम लोग पूरी कैलकुलेट कर दें तो कैलकुलेट कर लीजिए, T/2 में T/4 कैलकुलेट कर दीजिए, T/2 प्लस T/4 कैलकुलेट करके हमको बताइए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिएगा। देखिए इसको कैलकुलेट करिए, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3T/4। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर हम लोग बात करें कि यहां से कोई भी सिग्नल यहां से यहां तक पहुंचा, अगर पहुंचा और ऋणात्मक दिशा में अगर अधिकतम मान कितना आया, तो वह आपका होगा 3T/4। ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा कोई अल्टरनेटिव वोल्टेज या करंट का एक समीकरण है और उसका आवर्तकाल इतना है, तो वह समय बताओ जिस पर कि ऋणात्मक दिशा में मैक्सिमम वैल्यू इतना प्राप्त हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे, जैसे आप लोग क्वेश्चन नोट करिएगा, एक क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग। एक प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का समीकरण है जिसका आवर्तकाल 1 सेकेंड है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिस समय हमारा धारा अपने ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान को प्राप्त करेगा। सब लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसी ग्राफ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का हमारा जो ग्राफ बना हुआ है, ध्यान रखेंगे, फिर से एक बार ध्यान रखेंगे। इसको कहते हैं धनात्मक अर्धचक्र, इसको कहते हैं ऋणात्मक अर्धचक्र। यहाँ एक 0 पॉइंट है, हमारे यहाँ से पूरा आधा चक्र जो है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वो कितना होता है, पाई रेडियन। सेम पूरा की बात करें तो ये आपका 2 पाई रेडियन। अगर कोण में बात करें तो 300 पूरा 360, या फिर यहां से बात करें तो 180 ये, और ये आधा 180, तो पूरा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक और पॉइंट है हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है या तात्क्षणिक मान क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो अल्टरनेटिव करंट हो या वोल्टेज हो, ये देखिए ध्यान से सभी लोग, ये हमेशा हर टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। तो अगर ये वैल्यू है हमेशा टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, समय के अनुसार हमेशा ये बदल रही है, जैसे यहाँ 0 है, कभी यहाँ ज्यादा है, यहाँ उससे ज्यादा है, यहाँ सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम वैल्यू है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर 0, फिर ऋणात्मक दिशा में वही प्रोसेस चल रहा है हमारा। तो ध्यान रखिएगा, तात्क्षणिक मान का मतलब होता है कि कोई एक पार्टिकुलर टाइम जिस पर हम लोग इसको कैलकुलेट करें।
अगर किसी पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग धारा या वोल्टेज को अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं तात्क्षणिक मान। जैसे मैं आपसे कहूं कि पाई पे बता दीजिए, या मैं आपसे कहूं कि पूरे आवर्तकाल टी पे कितना होगा, 0 होगा, पाई पे कितना होगा, 0 होगा, पाई बाई 2 पे कितना होगा, 90। आप देख ले मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 90 डिग्री पे मैक्सिमम है। तो एक पार्टिकुलर टाइम पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे इस टाइम पे कितना है, इस टाइम पे कितना है, इस टाइम पे अलग, क्योंकि आपको पता है कि ये टाइम वाला ग्राफ है तो अलग अलग टाइम है यहाँ पे हमारा। तो किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे अगर हम लोग धारा या वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं तात्क्षणिक वैल्यू या तात्क्षणिक मान। ठीक है, एक और वर्ड है हमारा कि ये बताइए कि ये आवर्तन क्या होता है। आवर्तन क्या होता है? आवर्तन का मतलब होता है कि हमारा ये जो कोई भी सिग्नल है, धारा या वोल्टेज का या प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हो या कोई भी सिग्नल, तो आवर्तन का मतलब होता है कि जैसे सपोज करिए धनात्मक आया, फिर ऋणात्मक आया, ये तो पूरा एक साइकिल हुआ। अगली बार फिर क्या किया, फिर यही सिग्नल फिर वही काम करना शुरू कर दिया। जैसे ऐसे समझिए, जैसे पाई यहाँ पे है, मैं इसके अगर आगे बढ़ता हूं ऐसे, फिर से वही सिग्नल प्राप्त होने लगा। तो ये जो पूरी जो प्रोसेस है, 2 पाई है, यहाँ 3 पाई होगा, आगे 4 पाई होगा, तो ये क्या हो रहा है, ये हमेशा बार बार इसको दोहरा रहा है। और जब ये बार बार इसको दोहराता है तो इसी को कहा जाता है आवर्त। ठीक, तो ये हो गया हम इसकी कुछ एसी से रिलेटेड कुछ परिभाषा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसके अगले वाले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, और वो हमारी जो टॉपिक होगी जैसे कोणीय वेग। कोणीय वेग जिसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और इसको हम लोग दिखाते किससे हैं, तो ओमेगा से दिखाते हैं। तो ये कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग के साथ आवृत्ति का क्या रिलेशन होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं अल्टरनेटिव करंट या वोल्टेज, इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका समीकरण क्या होता है, ये कैसे प्राप्त होता है, और फेजर डिफरेंट क्या होते हैं, फेजर राशि क्या होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।